ब्रेस्ट कार्सिनोमा। इंट्रोडक्शन में ब्रेस्ट कार्सिनोमा जो होता है इज द मेजर किलर ऑफ द मिडिल एज वोमेन इन द वेस्टर्न कंट्रीज। मेजर किलर है वेस्टर्न कंट्रीज में, बट इट इज सेकेंड लीडिंग काज ऑफ द कैंसर डेथ। जो कैंसर डेथ में लीड करता है, लीडिंग काज है कैंसर डेथ का, वो सेकेंड नंबर पे आता है ब्रेस्ट कार्सिनोमा, और पहले नंबर पे आता है लंग कैंसर। द ब्रेस्ट कैंसर इज मोस्ट कॉमन इन फीमेल। इट इज सेकेंड लीडिंग काज ऑफ डेथ ड्यू टू कैंसर। सेकेंड लीडिंग काज ऑफ डेथ में है ब्रेस्ट कैंसर, और फर्स्ट नंबर पे आता है जो डेथ काज करता है वो लंग कैंसर। मोस्ट कॉमन साइट इज अपर आउटर क्वाड्रेंट, मोस्ट कॉमन साइट है। और फीमेल में जो होता है ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन होता है, बट जो सर्वाइकल कैंसर है वो सेकेंड नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे ब्रेस्ट कैंसर फीमेल में कॉमन होता है, दूसरे नंबर पे सर्वाइकल कैंसर। और ब्रेस्ट कार्सिनोमा अपर आउटर क्वाड्रेंट में मोस्ट कॉमन होता है, क्योंकि जो ब्रेस्ट टिश्यू होते हैं वो अपर आउटर क्वाड्रेंट में सबसे ज़्यादा होते हैं, इसलिए ब्रेस्ट कार्सिनोमा अपर और आउटर क्वाड्रेंट में मोस्ट कॉमन होता है। और ब्रेस्ट कार्सिनोमा मेन में भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। अब जो ब्रेस्ट कार्सिनोमा का रिस्क फैक्टर है, ब्रेस्ट कार्सिनोमा जो मोस्ट कॉमन होता है वो डेवलप्ड कंट्री में होता है, डेवलप्ड कंट्री में सबसे ज़्यादा है। लेकिन जापान और ताइवान ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे बहुत ही कम होता है। मतलब जो ब्रेस्ट कार्सिनोमा है वो डेवलप्ड कंट्री में बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंसिडेंट इन इंडिया, इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन फिर भी इंडिया में इसका जो इंसिडेंट है वो थोड़ा ज़्यादा है। 100 में 1 वुमेन ब्रेस्ट कार्सिनोमा का केस आता है। जो वुमेन है वो 100 टाइम मोर likely to have breast cancer as compared to men because they have more breast tissues। और एज जो होता है वो 20 ईयर के बिलो, 20 ईयर के नीचे वाले एज में ब्रेस्ट कार्सिनोमा बहुत रेयर होता है, जबकि मिडिल एज में बहुत ही कॉमन होता है। अब जो रिस्क फैक्टर में नेक्स्ट है वो है हेरिडेटरी फैक्टर, यानी कि जीन जो नेक्स्ट जनरेशन में जा रहे हैं, जीन में जो म्यूटेशन होता है। तो म्यूटेशन ऑफ द ट्यूमर सप्रेसर जीन BRCA1 एंड BRCA2, यानी BRCA1 एंड BRCA2, जो ये ट्यूमर सप्रेशन जीन है, इनमें अगर म्यूटेशन हो जाए तो रिस्क इंक्रीज हो जाता है। दे आर मोर प्रोन फॉर ओवेरियन कैंसर आल्सो। अगर BRCA1 और BRCA2 में म्यूटेशन होता है तो ब्रेस्ट कार्सिनोमा के साथ साथ ओवेरियन कैंसर के लिए भी मोर प्रोन हो जाते हैं। Occasionally mutation of BRCA3 and P53 is also involved। BRCA3 और P53 ट्यूमर सप्रेसर जीन जो होते हैं उनका भी ओकेजनली म्यूटेशन कभी कभी देखने को मिल जाता है, लेकिन BRCA1 और BRCA2 मोस्ट कॉमन है। अब जो नेक्स्ट फैक्टर हैं जो ब्रेस्ट कार्सिनोमा को बढ़ाते हैं वो अल्कोहल इनटेक, वो भी ब्रेस्ट कार्सिनोमा को इंक्रीज करता है। और विटामिन सी का जो इंटेक होता है वो रिस्क को रिड्यूस करता है, कम करता है। और ब्रेस्ट कार्सिनोमा जो है नलीपेरस वोमेन में बहुत ही कॉमन देखने को मिलता है। अर्ली मेनार्ज एंड लेट मेनोपॉज इंक्रीज द रिस्क। जिन फीमेल्स में मेंसेस एज की अपेक्षा बहुत पहले शुरू हो जाते हैं, यानी अर्ली मेनार्ज, फर्स्ट मेंसेस बहुत ही पहले आया, एंड लेट मेनोपॉज यानी मेनोपॉज की जो स्टेज है वो देर से आया, उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर इंक्रीज, रिस्क जो होता है ब्रेस्ट कैंसर का वो इंक्रीज होता है। अर्ली चाइल्ड बियरिंग एंड ब्रेस्ट फीडिंग रिड्यूस द रिस्क। जो लेडी अर्ली चाइल्ड बियरिंग समय मतलब अपने करेक्ट टाइम पे अगर प्रेगनेंसी होती है और बेबी होता है, फिर ब्रेस्ट फीडिंग करेक्ट टाइम पे सब कुछ ठीक चल रहा है, तो रिस्क जो होता है ब्रेस्ट कैंसर का वो रिड्यूस होता है। जबकि आजकल ट्रेंड है लेट आफ्टर 30 मैरिज का और फिर बाद में बेबी, तो उसमें रिस्क बढ़ता है।
Late childbearing increase the risk. Li-Fraumeni syndrome. Li-Fraumeni syndrome is a rare disease with familial breast cancer. जो familial breast cancer होता है उनके साथ Li-Fraumeni syndrome जो होता है वो एक rare disease associate होता है with the inherited mutation of the suppressor P53 gene. मोस्ट कॉमन इन ओबेज, जो ओबेज लेडी हैं उनमें मोस्ट कॉमन होता है. और फीमेल टेकिंग ओसीपी, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल एंड एचआरटी, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जिनमें होता है उनमें, उन फीमेल में भी ये ज़्यादा रिस्क होता है. द प्रीवियस थेराप्यूटिक रेडिएशन एक्सपोजर इज द आल्सो द रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर. बात करेंगे क्लासिफिकेशन की. क्लासिफिकेशन का जो पहला तरीका है डक्टल और लोबुलर कार्सिनोमा. डक्टल कार्सिनोमा जो ट्यूमर एराइज होंगे डक्टल एपिथेलियम से, उसे डक्टल कार्सिनोमा कहते हैं. और डक्टल कार्सिनोमा का जो मेजोरिटी है वो बहुत ज़्यादा है. 90% केसेज में डक्टल कार्सिनोमा ही देखने को मिलता है. और अबाउट 10% केसेज में जो ट्यूमर एराइज होते हैं लोबुलर एपिथेलियम से, उसे लोबुलर कार्सिनोमा कहते हैं. तो ये दो तरीका हो गए, डक्टल कार्सिनोमा और लोब्यूलर कार्सिनोमा. जो दूसरा तरीका है वो है इन सीटू कार्सिनोमा. इन सीटू कार्सिनोमा जो होता है वो नॉन इन्वेसिव होता है. तो डक्टल कार्सिनोमा और लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सीटू और डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू, इन दोनों के इन सीटू यानी नॉन इन्वेसिव टाइप के कार्सिनोमा होंगे. इन्वेसिव कार्सिनोमा तीसरा टाइप है इन्वेसिव कार्सिनोमा. तो इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन टाइप 70% एनएसटी और 20% एसटी. और इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा जो होता है वो 10% होता है. लेकिन इन्वेसिव डक्टुलर कार्सिनोमा जो है वो 90% मोस्ट कॉमन टाइप है. और जो चौथा तरीका होता है वो है यूनिलेटरल और बाइलेटरल, यानी कि या तो एक तरफ प्रेजेंट होगा या दोनों तरफ प्रेजेंट होगा, दोनों ब्रेस्ट में. और जो पांचवी चीज़ है जो मोस्ट टर्म यूज होती है यूनिफोकल, मल्टीफोकल, मल्टीसेंट्रिक. यूनिफोकल मतलब होता है एक ही फोकाई में प्रेजेंट है, मतलब जो ट्यूमर है उसका एक ही फोकाई है तो यूनिफोकल है. अगर दो या दो से ज़्यादा फोकाई हैं ट्यूमर के तो वो मल्टीफोकल हो जाएगा. यहाँ हम शॉर्ट में समझ सकते हैं मल्टीफोकल और मल्टीसेंट्रिक. यूनिफोकल का मतलब तो यही है कि एक ही फोकाई प्रेजेंट है. मल्टीफोकल और मल्टीसेंट्रिक में अंतर ये है कि मल्टीफोकल में दो या दो से ज़्यादा ट्यूमर एक ही क्वाड्रेंट के, सेम ब्रेस्ट के एक ही क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होंगे, या दोनों फोकाई जो ट्यूमर फोकाई हैं उनके बीच की जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर से कम होगी, 5 सेंटीमीटर के अंदर ही उनकी दूरी होगी, या सेम ब्रेस्ट के सेम क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होंगे तो मल्टीफोकल होंगे. और मल्टीसेंट्रिक कब कहा जाएगा? जब उनका जो क्वाड्रेंट है वही चेंज हो जाए. सेम ब्रेस्ट का जो क्वाड्रेंट है, अपर लोअर, अपर राइट, अपर लेफ्ट, ऐसे, अब ये क्वाड्रेंट ही अगर चेंज हो जाए या उनकी जो बीच की दूरी है, दो फोकाई के बीच की दूरी, वो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाए तो वो मल्टीसेंट्रिक हो जाएगा. अब हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ कार्सिनोमा की. यहाँ पे कुछ 8 तरीके का टाइप ऑफ कार्सिनोमा बताया गया है. जैसे सीरस कार्सिनोमा, दूसरा मेडुलरी कार्सिनोमा, तीसरा इन्फ्लामेटरी कार्सिनोमा या लैक्टेटिंग कार्सिनोमा या मस्टैटिस कार्सिनोमा. इन्फ्लामेटरी कार्सिनोमा को लैक्टेटिंग कार्सिनोमा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग वुमेन, जो वुमेन ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं उनमें ज़्यादा होता है. कोलोइड कार्सिनोमा या म्यूसिनस कार्सिनोमा, इसे म्यूसिनस कार्सिनोमा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये म्यूसिन सिक्रीट करता है. और पैगेज डिजीज ऑफ निप्पल, ट्यूबुलर या पेपिलरी टाइप, और DCIS मतलब डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू, और LCIS मतलब लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू. तो ये कुछ 8 टाइप्स हैं. अब जो पहला टाइप था सीरस कार्सिनोमा, उसके बारे में बात करने वाले हैं. सीरस कार्सिनोमा जो है वो सब टाइप है डक्टल इन्वेसिव कार्सिनोमा का. तो सीरस कार्सिनोमा जो होता है इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म सीन इन अबाउट 60 to 75% ऑफ पेशेंट. जो ब्रेस्ट कार्सिनोमा के 60 to 75% ऑफ पेशेंट है उनमें सीरस कार्सिनोमा होता है.
देयर इज इंक्रीज फाइब्रोटिक रिएक्शन एंड लेस सेलुलर रिएक्शन। इस तरह के कार्सिनोमा में, सीरस कार्सिनोमा में जो फाइब्रोटिक रिएक्शन है वो इंक्रीज होता है और जो सेलुलर रिएक्शन है वो लेस होता है। इट प्रेजेंट अ हार्ड लंप। जो सीरस कार्सिनोमा है उसमें हार्ड लंप प्रेजेंट होता है, हैंस द नेम सीरस कार्सिनोमा। इसी वजह से इसका नाम है वो सीरस कार्सिनोमा रखा गया है। इट प्रोड्यूस रिट्रैक्शन ऑफ द निप्पल एंड फिक्सिटी टू द चेस्ट वाल। जो सीरस कार्सिनोमा है ये निप्पल में रिट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है और जो इसका ट्यूमर है वो चेस्ट वाल में फिक्सिटी एक तरह से फिक्स होता है। अब सीरस कार्सिनोमा का एक और सब टाइप है एट्रोफिक सीरस कार्सिनोमा। एट्रोफिक से समझ में आ रहा है कि जो ब्रेस्ट में है एट्रोफी हो जाएगा। तो एट्रोफिक सीरस कार्सिनोमा जो है इज एन इनफिल्ट्रेटिंग डक्ट कार्सिनोमा। ये भी एक डक्टल कार्सिनोमा है, मतलब उसी का टाइप है, सीरस कार्सिनोमा का ही सब टाइप है। सीन इन एल्डरली पेशेंट। ये जो एट्रोफिक सीरस कार्सिनोमा है एल्डरली पेशेंट में ज़्यादा होता है व्हेन देयर इज एट्रोफी ऑफ द ब्रेस्ट। जब वहाँ पे ब्रेस्ट का एट्रोफी प्रेजेंट होगा तब। ना जो दूसरा टाइप है वो है मेड्यूलरी कार्सिनोमा। मेडुलरी कार्सिनोमा भी एक डक्टल कार्सिनोमा का टाइप है। तो इट इज सीन इन अराउंड 15% ऑफ केसेज। ये जो टोटल ब्रेस्ट कैंसर के केस है उनमें 15% केसेज में मेडुलरी कार्सिनोमा होता है। इट टेंड्स टू अकर इन वाल फॉर्म्ड ब्रेस्ट इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। वेल फॉर्म्ड ब्रेस्ट इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में ज़्यादा होता है और वेल फॉर्म्ड ब्रेस्ट में होता है ज़्यादातर। इट फील्स मोर सॉफ्ट देन हार्ड। ये जो मेड्यूलरी कार्सिनोमा का ट्यूमर है वो मोर सॉफ्ट होता है हार्ड से, यानी जो सीरस कार्सिनोमा का था वो हार्ड लंप था, लेकिन जो मेडुलरी कार्सिनोमा का ट्यूमर होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। ना जो तीसरा टाइप है इन्फ्लामेटरी कार्सिनोमा या लैक्टेटिंग कार्सिनोमा या मस्टाइटिस कार्सिनोमा। इन्फ्लामेटरी कार्सिनोमा को लैक्टेटिंग कार्सिनोमा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कॉमनली इन लैक्टेटिंग और प्रेग्नेंट वुमेन में ज़्यादा होता है, इसलिए इसे लैक्टेटिंग कार्सिनोमा कहते हैं। द मोस्ट एग्रेसिव टाइप है इन्फ्लामेटरी कार्सिनोमा जो है मोस्ट एग्रेसिव टाइप है, जबकि ये केवल लेस देन 1% केसेज में ही मिलता है। मैलिग्नेंसी ग्रोज सो रैपिडली दैट इज इन्वेड्स मोर देन हाफ ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू। मैलिग्नेंसी इतना जल्दी आएगी इसमें कि कुछ ही टाइम में ये पूरे के पूरे हाफ ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू को कवर कर लेगा। रेडनेस, पेन एंड इलाजमेंट अपीयर सडनली दैट इज डायग्नोज एज ब्रेस्ट एब्सेस। रेडनेस, पेन और इलाजमेंट इतना तेज आएगा इसमें कि सडनली डायग्नोज होगा ये ब्रेस्ट एब्सेस के रूप में। हेंस द नेम मस्टाइटिस कार्सिनोमा, इसीलिए इसका नाम जो है मस्टाइटिस कार्सिनोमा रखा गया है, जो इसका और दूसरा नाम है। दिस वैरायटी हैज़ वर्स प्रोग्नोसिस। जो ये वैरायटी है इन्फ्लामेटरी कार्सिनोमा, ये इसका जो प्रोग्नोसिस होता है बहुत ही वर्स्ट होता है। नाउ फोर्थ नंबर है कोलोइड या म्यूसिनस कार्सिनोमा। कोलोइड को म्यूसिनस कार्सिनोमा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये म्यूसिन का प्रोडक्शन करता है। इट इज़ डायग्नोस्ड बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ म्यूसिन। म्यूसिन के प्रोडक्शन की वजह से ही ये डायग्नोज भी होता है। इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर दोनों तरीके का म्यूसिन सिक्रीट करता है दोनों तरीके से। हैव अ बेटर प्रोग्नोसिस, का जो प्रोग्नोसिस होता है वो थोड़ा बेटर होता है। और कोलोइड या म्यूसिनस कार्सिनोमा जो है वो भी एक डक्टल कार्सिनोमा है। अब नेक्स्ट 5वें टाइप के बारे में बात करने वाले हैं, पैगेट्स डिजीज ऑफ निप्पल। पैगेट्स डिजीज ऑफ निप्पल जो है ये एक मिसनॉमर है क्योंकि ये एक निप्पल की डिजीज है ही नहीं, बट इंट्राडक्टल कार्सिनोमा, जबकि ये एक इंट्राडक्टल कार्सिनोमा है। कहा तो गया है पैगेट्स डिजीज ऑफ निप्पल, लेकिन ये निप्पल की डिजीज नहीं है, ये इंट्राडक्टल कार्सिनोमा है। द निप्पल कैन बी अल्सरेटेड, फिसर्ड एंड क्रैक्ड, ओजिंग इज प्रेजेंट। निप्पल जो होगा अल्सरेटेड होगा, फिसर्ड होगा और क्रैक्ड होगा और ओजिंग भी प्रेजेंट होगा वहाँ पे, इसलिए लगता है कि ये निप्पल की डिजीज है, लेकिन होता नहीं है, ये कार्सिनोमा है। इट इन एडवांस केसेस इंटायर निप्पल इज डिस्ट्रॉयड। एडवांस जो केस होते हैं बहुत ज़्यादा, उनमें जो निप्पल होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है अल्सरेटेड, अल्सर की वजह से। लंप अपीयर मच लेटर देन द चेंज इन द निप्पल।
इट इज़ डिफरेंशिएट फ्रॉम एक्जिमा, और ये थोड़ा एक्जिमा के जैसे दिखता है, तो इसलिए पैगेज डिजीज ऑफ निप्पल को एक्जिमा से थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना ज़रूरी होता है। एक्जिमा जो होता है मेनली लैक्टेटिंग वोमेन में होता है, लेकिन जो पैगेज डिजीज है वो मेनली एल्डर वोमेन में होता है। एक्जिमा जो होता है वो मोस्टली बाईलेटरल होता है, दोनों तरफ होगा, और पैगेज डिजीज होगा मोस्टली यूनिलेटरल होता है। एक्जिमा में ईचिंग प्रेजेंट होगा और पैगेज डिजीज ऑफ निपल में ईचिंग नहीं होगा। रिस्पॉन्सिबल टू एंटीबायोटिक एंड लोकल ट्रीटमेंट, एक्जिमा अगर होगा तो एंटीबायोटिक और लोकल ट्रीटमेंट के लिए रिस्पॉन्स करेगा, लेकिन अगर पैगेज डिजीज है तो वो तो कार्सिनोमा है, तो उसमें एंटीबायोटिक और लोकल ट्रीटमेंट का कोई रिएक्शन, कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं दिखेगा। और 3 और टाइप हैं, ट्यूबुलर, पैपिलरी और क्रीबी फॉर्म। ये भी 3 और टाइप होते हैं ब्रेस्ट कार्सिनोमा के। 7वां टाइप है डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू, जो डू नॉट इन्वेड थ्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन। डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू है मतलब नॉन इन्वेसिव है, इन्वेड नहीं करेगा, डू नॉट इन्वेड थ्रू द बेसमेंट मेम्ब्रेन। और 8वां है टाइप LCIS, यानी कि लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू का मतलब ये नॉन इन्वेसिव, इन सीटू का मतलब ये नॉन इन्वेसिव, मतलब ये भी डू नॉट इन्वेड थ्रू द बेसमेंट मेम्ब्रेन।